लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल इसको हिंदी में बोल दिया जाता है, बट मेरा मानना है कि आप इसको हिंदी में भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस टर्म्स के बारे में बताएंगे, फिर ये देखेंगे कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, फिर दुनिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, फिर इस हॉट स्पॉट में हॉटेस्ट हॉट स्पॉट किया गया है, क्यों किया गया है, बनाए गए हैं 8 जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं पूरे वैश्विक लेवल पर देखा जाए, ग्लोबल लेवल पे तो 36 हॉट स्पॉट हैं। इंडिया में 4 हॉट स्पॉट हैं जो भारत उनमें शामिल है, तो इनके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बनाने का रीजन क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इसके पहले मैं कुछ आपको इंट्रो कर दूं कि ये जो मेरी क्लास है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट या जो हम लोग चैप्टर्स हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट के बीच में बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत क्लियरिटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए, पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डील करेंगे, तो वहां पे हम लोग इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करते समय हम लोग वहां पर जो है एडिशनल चीजें को डिस्कस करेंगे, या जो हम लोग के एडवांस चीजें हैं या जो उसमें हम और एड ऑन कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर देखो हम लोग किसी भी यूपीएससी के चाहे प्रीलिम्स पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो या स्टेट कमीशन को भी देख लें, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो, अगर स्टेट कमीशन के भी एग्जाम को देखें ना, तो वहां पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन ज्यादा होता है, और खास करके स्टेट कमीशन में तो बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर होता है। यूपीएससी में भी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन होता है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहां पर ध्यान से देखेंगे कि हम कितने ज्यादा वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, बाकी जो एडिशनल चीजें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि एक टाइम के बाद अगर मेरी क्लास में आप जुड़ते हैं, और ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब मेरे साथ आप क्लास कर रहे हैं, और धैर्यपूर्वक क्लास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़े से हम लोग धैर्य जवाब दे जाता है। तो यूपीएससी या स्टेट कमीशन का जो एग्जाम है ना, ये बहुत पेशेंट वाला है, कि या पेशेंट, सॉरी पेशेंट नहीं, पेशेंस वाला है। पेशेंट तो बनी जाएंगे बाद में अगर नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें बहुत धैर्य के साथ ये अपनी प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो दिक्कतें होने वाली हैं। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस में रहेंगे और क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। तो ये क्लास जो मेरी है बाइलिंगुअल है, इसमें मैटर जो आपको दिखाई देंगे ये इंग्लिश में होगी, और वक्त हम हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी समझा देते हैं, हिंदी में भी समझा देते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इसमें दोनों को दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और हम लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि टेलीग्राम पे भी जो मेरे पास मैटर उनको मैं शेयर करता रहूंगा, टेलीग्राम से भी मैटर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। एक हॉट स्पॉट वर्ड आपको और मिलेगा, ये जियोमॉर्फोलॉजी मिलता है, और जब हम ज्वालामुखी पढ़ते हैं वॉल्केनो, तो वहां पे भी मिलता है हॉट स्पॉट। तो वो हॉट स्पॉट अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का ये हॉट स्पॉट है। तो वहां पे हॉट स्पॉट दूसरा है, ये हॉट स्पॉट दूसरा है, ये जैव विविधता से संबंधित है। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हॉट स्पॉट होता क्या है। तो देखो हॉट स्पॉट का मतलब है कि जहां पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इमेंस प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट नोन एज हॉट स्पॉट। जहां पे जैव विविधता की बहुत ज्यादा उपलब्धता हो उसे हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। लेकिन इसको घोषित या डिक्लेयर करने से पहले इसको 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। 3 आधार पर ही किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तो हम लोग ने कहा कि जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक हो उसको हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर। तो पहली बार जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इस टर्म को यूज करने का जो श्रेय किसको जाता है, एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर। और इन्होंने कब किया था, इन्होंने इस टर्म को यूज किया था 1988 1988 में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मोर देन 60% ऑफ द स्पीसीज आर फाउंड इन दीज हॉट स्पॉट एरियाज स्प्रेड ओवर 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ध्यान रखना कि इस हॉट स्पॉट में पूरे वैश्विक जैव विविधता का
लगभग 60% जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन पूरे वैश्विक क्षेत्रफल का, ठीक है, ये कितना है, सिर्फ 2.4% है। मतलब ये भारत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन यहां पर विश्व की 60% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ध्यान रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये स्थल पे ही है, जल पे नहीं होता है, स्थल पे ही है हॉट स्पॉट, ठीक है, तो यहां ध्यान रखना। तो ये पूरे स्थलीय भाग के 2.4% भाग पर फैले हो, मतलब इसका क्षेत्रफल जो पूरी दुनिया में हॉट स्पॉट है उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन यहां पर पूरी दुनिया के स्थलीय भाग की जितनी जैव विविधता है इसका 60% पाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर दोज एरिया वेयर देयर इज abundance ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है या बहुत ज्यादा मात्रा में है, abundance ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। और यहां पे जो प्रचुरता है किसकी है, इंडेमिक स्पीसीज का मतलब देशज प्रजातियों का या स्थानीय प्रजातियों की क्या है, प्रचुरता है। बट द थ्रेट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रिमेन्स, यहां हॉट स्पॉट डिक्लेयर है तो इसका मतलब है कि यहां पर स्थानीय प्रजातियों का या देशज प्रजातियों की विविधता है, बहुत ज्यादा प्रचुरता है। बट यहां जो आवास है या क्षेत्र है ये मनुष्य की क्रियाकलाप की वजह से क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा संकट में है या नष्ट होने की यहां पर संभावना बहुत है, ठीक है। दीज आर 3 स्टैंडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज ए हॉट स्पॉट। तो ध्यान रखना है कि हमने बताया कि ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता के दृष्टि से बहुत संपन्न हो, लेकिन वो वहां का जैव विविधता नष्ट होने की संभावना हो, तो उसको हम लोग हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट वहां पर 3 क्राइटेरिया या 3 पैरामीटर को उसको फुलफिल करना होगा। उस हॉट स्पॉट को डिक्लेयर करने के लिए जो 3 आधार निर्धारित किए गए हैं उसको क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। इसको क्लियर है? तो अब उसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो 3 आधार क्या हैं। ध्यान रखो, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्राइटेरिया को। पहला है स्पीसीज रिचनेस, मतलब प्रजातीय बहुलता। वहां पे क्या है कि जो प्रजातियां हैं उनकी बहुत ज्यादा बहुलता होनी चाहिए। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है प्रजातीय बहुलता। These areas should have abundance of plant, animal and microorganisms, मतलब इस क्षेत्र में जीवों की, वनस्पतियों की और सूक्ष्म जीवों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। In which there should be at least 1500 species of plants or at least 0.5% of the total world species। इस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानीय प्रजातियां हो पादपों की, कम से कम 1500 स्थानीय प्रजातियां हो पादपों की, या फिर पूरे विश्व के स्थलीय भाग की जो जैव विविधता है उसका 0.5% इस एरिया में हो। इनमें से कोई क्राइटेरिया एक न एक होनी चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 1500 ऐसी प्लांट की प्रजातियां हैं जो क्या हो, यहाँ की हो, ठीक है, या यहाँ पर 0.5% पूरे वैश्विक जैव विविधता का इस क्षेत्र में हो, ठीक है। That is, there should be at least 1500 vasculars plant in that area which are not found anywhere else except in that area। मतलब यहां पर 1500 प्लांट की ऐसी प्रजातियां हो, ये प्लांट जो है ना, प्लांट स्पीसीज, यहां पर वो ऐसी हो कि ये यहीं पर पाई जाती हो। यहां की क्या हो, एक यहाँ की वैस्कुलर्स हो, मतलब जिसको बोलते हैं इंडेमिक, मतलब यहीं पर पाई जाती हो, कहीं और पे ना पाई जाती हो। क्लियर है? तो ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं हो जो यहीं पर पाई जाती हो, कहीं और पर ना पाई जाती हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती हो, यहीं पे हो। स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम 1500 प्लांट्स की। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग, या उसको डिक्लेयर करने के लिए, इसमें हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए ये पहला आधार है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है एंडेमिज्म, मतलब स्थानीयता या देशीयता। तो एंडेमिज्म का मतलब है कि जो प्रजातियां हैं वो स्थानीय हो। तो एटलीस्ट क्या है, मींस दैट ए लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड इन दैट एरिया, बहुत अधिक संख्या में स्थानीय प्रजातियों की संख्या हो, ठीक है, और जो क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हो, कहीं और ना पाई जाती हो। इट इज
noteworthy that those species of plants, animal and microorganisms are called endemic species which are found only in a particular area and not elsewhere। मतलब ऐसी प्रजाति स्थानीय प्रजातियों की अधिकता हो जो यहीं पाई जाती हो, कहीं पर और न पाई जाती हो। ध्यान रखना कि यहां पर क्या है, स्थानीय प्रजातियों की विविधता हो, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया गया है कि कितने नंबर्स में हो, ये किस तरह की हो। तो यहाँ पे जो प्रजाति स्थानीय प्रजातियों में क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं स्थानीय प्रजातियां, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं स्थानीय प्रजातियों के रूप में। लेकिन यहां पर जो रिचनेस की में दिया गया था, स्पीसीज रिचनेस में, वहां पे था कि यहां कम से कम 1500 ऐसी स्थानीय पादपों की प्रजातियां हों जो यहीं पर पाई जाती हैं, कहीं और न पाई जाती हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे तो नंबर दिया है स्पीसीज रिचनेस में कि कम से कम 1500 क्या हो, प्लांट की ऐसी स्पीसीज हो जो यहीं पर पाई जाती हो। क्लियर है? या फिर पूरे वैश्विक जैव विविधता का 0.5% इस क्षेत्र में पाया जाता हो। तो यहाँ पे तो नंबर्स दिए गए हैं, डेटा की, ये डेटा को फुलफिल करना है, क्राइटेरिया, डेटा के क्राइटेरिया को फुलफिल होना चाहिए। बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया गया है कि किस डेटा को। यहाँ पर मतलब है कि हाँ भाई, इंडेमिक स्पीसीज की बहुत ज्यादा प्रचुरता हो, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर स्थानीय प्रजातियां हो, ठीक है, और किसकी भी हो, प्लांट की भी हो, एनिमल की भी हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हो, सूक्ष्म जीवों की हो। कितनी हो ये डेटा नहीं दिया गया, बट स्थानीय प्रजातियों की क्या हो, प्रचुरता हो। ठीक है, अब आता है थर्ड, थ्रेट एंड परसेप्शन, मतलब संकट, आशंका या नष्ट होने की संभावना। थ्रेट एंड परसेप्शन भी होना चाहिए कि वहां का कम से कम 70% हैबिटेट हो गया हो या 30% जो है उसको डिस्टर्ब हो। तो इसको थोड़ा देखते हैं। द स्पीसीज इन एंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, मतलब दो स्पीसीज हैं उनके ऊपर ये खतरा है कि निकट भविष्य में ये क्या हो सकती हैं, ये विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, एटलीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब कम से कम जो 70% वहां का आवास है या जो क्षेत्र है वो नष्ट हो चुका हो वहां का। ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो। कभी कभी नेचुरल मतलब कॉज से भी नष्ट हो सकता है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज अबाउट 70% ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड 30% ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि 70% जो वहां का हैबिटेट है या नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो नष्ट हो चुकी है और 30% जो बची हुई है इसके भी नष्ट होने की संभावना है, या यहां पर भी क्या है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है कि ये बची हुई 30% भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, थ्रेटेन परसेप्शन का मतलब है कि उस एरिया की 70% जो आवास है या वेजिटेशन है वो नष्ट हो चुका है और जो 30% बचा हुआ है उसे भी नष्ट होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना है। तो उस क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं, इनके विषय में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट स्पॉट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में। इसको सेमी ट्रॉपिकल बोलते हैं बट इसको सब ट्रॉपिकल भी बोला जाता है। These hot spot are also found in high latitude regions, बट सभी हॉट स्पॉट सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में नहीं है, कुछ हाई लैटिट्यूड में भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। अब देखो कमीशन क्या बोलेगा, कमीशन इसी में क्वेश्चन बना के कैसे घुमा देगा, बोलेगा कि सभी हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, या ऐसे कह देगा कि हॉट स्पॉट केवल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि सभी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही एग्जिस्ट करते हैं हॉट स्पॉट। क्लियर है? तो देखो दीज हॉट स्पॉट आर आल्सो फाउंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन्स, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन, वहां भी पाए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लिस्ट रिलीज्ड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, मतलब इसके अनुसार ए टोटल ऑफ 36 हॉट स्पॉट, अभी तक कितने हैं, 36 हॉट स्पॉट हैं ग्लोबल या वैश्विक स्तर पे,
आर स्प्रेड ओवर 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो विश्व के 2.4% स्थलीय भाग में, ये विभिन्न महाद्वीपों में पूरे विश्व में फैले हुए हैं 36 हॉट स्पॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक होमवर्क ये भी है कि आप जाकर देखिएगा कि ये 36 हॉट स्पॉट कहाँ है। जैसे हमने हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की तो लिस्ट दी हुई है, तो आपका ये होमवर्क है, अब देखिएगा जाके कि ये 36 हॉट स्पॉट हैं पूरे विश्व में कहाँ पर स्प्रेड हैं, कहाँ पर फैले हुए हैं। भारत में तो मैं बता दूंगा आपको कि भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग ध्यान देखते हैं। अब देखते क्या है यहाँ पे है, देखते हैं इसको। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड प्लांट्स स्पीसीज एंड 43% of the terrestrial vegetation species are found endemic in these 36 hotspot area. That is 60% of the world's species of plants, birds, mammals, reptiles and amphibians are found in these areas. मतलब यहाँ पे यही है कि इस हॉट स्पॉट में, ये जो हॉट स्पॉट हैं यहाँ पर 50% से अधिक क्या हैं, वनस्पतियों की प्रजातियां और या प्लांट्स की या जो पादप हैं उनकी प्रजातियां हैं, और 43% से अधिक यहाँ पर टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन स्पीसीज है, मतलब स्थलीय जो वनस्पतियां हैं उनकी प्रजातियां हैं। ठीक है, और जो क्या है, स्थानीय है इन 36 हॉट स्पॉट में। क्लियर है? अब देखो ये क्या है, दैट इज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब 60% से अधिक इसके वनस्पतियों की प्रजातियां, पादपों की प्रजातियां, चिड़ियों की, पक्षियों की प्रजातियां, मैमल्स स्तनधारियों की प्रजातियां, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृपों की प्रजातियां, और एम्फीबियन मतलब उभयचरों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर है? हॉट स्पॉट। अब इसको देखते हैं हम लोग कि हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट इन इंडिया। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? क्लियर है? भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं इसके बारे में है। आफ्टर ब्राजील द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ब्राजील के बाद भारत के सघन जंगलों में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन बायोडाइवर्सिटी। भारत दुनिया में 12वें नंबर पे वो देश है जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहां पर देखो, आफ्टर ब्राजील द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ब्राजील में क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद भारत के घने जंगलों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है, इसका मतलब यह है कि भारत के जंगलों में इतना जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील के बाद। मतलब यहाँ के जंगल क्या है, जो डेंस फॉरेस्ट हमारे यहाँ जैसे वेस्टर्न घाट पे हैं, या हमारे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन्स हैं जैसे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इसमें जितने डेंस फॉरेस्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं कि भारत दुनिया में जैव विविधता के मामले में 12वें स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पर जितनी वैश्विक जैव विविधता है उसका 7 से 8% भारत में पाया जाता है। ठीक है, जो वैश्विक जैव विविधता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है 17.4% ऑफ नोन प्लांट स्पीसीज, मतलब पूरी दुनिया में जो वनस्पति या प्लांट की स्पीसीज हैं उनका 17.4% भारत में पाया जाता है, और 7.4% क्या है, ये एनिमल स्पीसीज, जंतुओं की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कुल वैश्विक जंतुओं की प्रजातियों का लगभग 7.4% भारत में पाई जाती हैं। तो ये डेटा है, कुछ डेटा को आपको देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, मोर बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। अब पूर्वोत्तर भारत में जो जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूर्वोत्तर भारत को। तो देखो यहाँ पे मोर बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हेंस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर कॉल्ड द गेटवे टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, या इंडिया। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। अब देखो, भारत को जैव विविधता के मामले में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात, हॉट स्पॉट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। अभी ध्यान रखना कि भारत में जो जैव विविधता है उसके आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैव विविधता की मात्रा के आधार पर इसमें यह किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स, जो
हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत तंत्र है, उसके जैव विविधता का क्षेत्र जो है वो एक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो आप त्रिभुजाकार देखते हैं, जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र क्या है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत है। तो दूसरा क्षेत्र ये है। तीसरा क्षेत्र ये हो गया बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल प्लेन, जो हमारा ये हमारा नॉर्थ का प्लेन है, जिसको हम लोग बोल देते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या असम का क्षेत्र हो गया। ये क्या है, हमारा प्लेन एरिया, मैदान एरिया, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट है, एक इंपॉर्टेंट है, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज फाउंड इन द साइलेंट वैली। कहां पे है, ये केरल के पलक्काड डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। साइलेंट वैली, जिसको शांति घाटी कहा जाता है, ये भारत का क्या है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट केंद्र के रूप में जाना जाता है। और ये वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है, कुछ देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में है वो 4 हैं, और कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया कवर 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने कहा ना कि पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल में हॉट स्पॉट है वो 2.4% है। पूरी दुनिया के जितने भी 36 हॉट स्पॉट है ना, वो पूरी दुनिया के स्थलीय भाग के 2.4% भाग पे हैं। लेकिन देखो क्या ये कोइंसिडेंस, इस इंसिडेंस है कि भारत का कुल क्षेत्रफल भी दुनिया के स्थलीय भाग का कितना है, 2.4 है। और यहाँ पर पूरी दुनिया के 2.4 भाग के स्थलीय भाग पर पूरी दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 7 से 8% पाया जाता है। क्लियर है। द फॉलोइंग आर द हॉट स्पॉट एरिया ऑफ द इंडिया। भारत में ये कुछ हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं, इनके बारे में देखते हैं, क्योंकि पूछा भी जाता है कि भारत में कौन हॉट स्पॉट कहां पे है, ठीक है, इसके बारे में। तो एक है हिमालयन रीजन, जो हिमालयन हॉट स्पॉट है। दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, जो है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। बर्मा का मतलब जो म्यांमार है उसको इंडो बर्मा कहा जाता है। और आप जानते हैं कि 1935 के एक्ट के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। क्लियर है। फिर है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन, जो हमारा पश्चिमी घाट है, उसी में श्रीलंका भी उस हॉट स्पॉट में इंक्लूड है। और चौथा है सुंडा लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, सुंडा लैंड हॉट स्पॉट, ठीक है। उसमें ये क्या है, आइलैंड्स हैं, ठीक है, ननकौरी आइलैंड्स है, ठीक है, या ट्रिंकेट आइलैंड है। फिर उसमें हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं, इसमें शामिल हैं हमारे सुंडालैंड हॉट स्पॉट में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इंडिया के हैं। ननकौरी आइलैंड है, फिर ट्रिंकेट आइलैंड है, और फिर हमारा निकोबार आइलैंड है, ये सुंडा में शामिल है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। और आप कोशिश करना है आपको यही है कि अगर मैप आपके पास हो तो उस मैप में जरूर देखिएगा, एटलस में जरूर देखिएगा साथ में कि कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। बहुत से एटलस हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लगा दूं मैप, लेकिन कहीं ना कहीं जानते एक चीज जानते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो लगता है कि ठीक है भाई, कॉपीराइट है, अब किसी ने मेहनत की है तो चाहते हैं कि हमारे मैप को कोई दूसरा यूज न कर पाए, तो क्या ही किया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं या आपके यूट्यूब पे आ गई हैं, तो उसमें कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा तो है नहीं, या बुक्स हैं उनमें क्या कॉपीराइट है भाई, आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना एक होता है, जब रूल है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैप जो होता है बहुत कम जगह मैं शो कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए लेकिन देखते हैं इसको, मैप में अगर हम बना लेंगे, इसको मैप में बना लूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैप ही बना लेता हूँ इंडिया का, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म में मैप भी बन जाएगा आपका। तो इस मैप के थ्रू हम देख लेंगे, और आपको मैप तो बनाना ही है, मैप नहीं बनाएंगे तो आपको मेंस में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मैप बहुत अच्छे तरीके से आप इंडिया का बनाना जान लीजिए। जितना अच्छे जल्दी आप मैप बनाना सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा ये, उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभान्वित होगा ये, क्योंकि आप मैप के थ्रू क्या कर सकते हैं कि मार्क्स बहुत अच्छा ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैप बन जाए अच्छा। चलिए, जो ऐसा ही बना, मैप बन गया। क्लियर है। तो देखो, एक जो हम लोग का हॉट स्पॉट देखेंगे, उसमें एक हॉट स्पॉट जो हम लोग का है वो हिमालयन रीजन है। अब देखो, बहुत से बुक में दिया हुआ है, बहुत से मैप में ये दिया है ना कि जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उसको भी हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। बट इस हॉट स्पॉट जो हमारा हिमालयन हॉट स्पॉट है, ये नेपाल, हमारा सिक्किम, भूटान, और ये जो एरिया है, इस एरिया को मिलाकर जो हॉट स्पॉट है, ये हमारा हिमालयन हॉट स्पॉट है।
ये हिमालयन हॉट स्पॉट है, ठीक है, ये जो पहला हिमालयन हॉट स्पॉट है। दूसरा जो हमारा है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका का हॉट स्पॉट है, तो उसमें हमारा पूरा वेस्टर्न घाट जो यहाँ से लेकर और फिर यहाँ पर ये जो श्रीलंका है, ये पूरा एरिया क्या है, ये हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है और इसमें श्रीलंका इंक्लूडेड है। तीसरा जो है इंडो वर्मा हॉट स्पॉट है, इंडो वर्मा, उसमें क्या है, ये हमारा बाकी क्षेत्र है और ये बांग्लादेश का है और ये हमारा जो मेघालय का है या त्रिपुरा का है या मिजोरम का एरिया है, ये है। और साथ में यहाँ पर देखोगे ना, तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे क्या है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसमें जो अंडमान द्वीप है, ठीक है, ये अंडमान द्वीप है, ये इसमें शामिल है, किसमें, इसमें शामिल है, हमारा इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में ये शामिल है। तो तीसरा जो हो गया, ये हो गया इंडो और क्या हो गया, बर्मा, बर्मा हॉट स्पॉट में ये अंडमान का लैंड, अंडमान शामिल है। और चौथा जो सुंडा लैंड है, सुंडा लैंड है, इसमें हमारा निकोबार और ट्रिनिटी और ये सब आइलैंड शामिल हैं, ये सुंडा, और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब द्वीप शामिल हैं। क्लियर है, इंडोनेशिया का जावा, सुमात्रा, ये सब शामिल हैं। तो देखो ये जो पहला हमारा हिमालयन हॉट स्पॉट है, इसमें हमारा ये जो नेपाल का भाग है, मध्यवर्ती नेपाल है, ठीक है, मध्यवर्ती दक्षिणी नेपाल है, फिर भूटान है, हमारा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया शामिल है हमारा हिमालयन हॉट स्पॉट में, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालयन हॉट, क्या हो गया इसको भाई, चलिए, तो ये हॉट स्पॉट हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा जो हॉट स्पॉट है वो हमारा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट है। तीसरा जो हो गया हमारा इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, इसमें देखो ये जो हमारे ये जो मेघालय है या हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, या फिर यहाँ पर मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब है, या जो ये बांग्लादेश है, इसका पूर्वोत्तर पूर्वी वाला भाग है, और हमारा अंडमान का अंडमान द्वीप शामिल है इसमें, किसमें, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में। चौथा सुंडालैंड हॉट स्पॉट है, उसमें हमारा निकोबार द्वीप समूह शामिल है। और जो ये हमने द्वीप बताए थे, जैसे ये क्या है, ये है ननकौरी द्वीप है और ट्रिनिकेट द्वीप है, साथ में निकोबार द्वीप है, ये इसमें शामिल है। जो इंडो बर्मा है, इसमें कौन शामिल है, आसाम का क्षेत्र शामिल है हमारा, इसमें फिर हमारा शामिल है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और अंडमान द्वीप इसमें शामिल है, किसमें, इंडो बर्मा वाले में। वेस्टर्न घाट में कौन है, हमारा पश्चिमी घाट है और इसी में श्रीलंका शामिल है। हिमालयन रीजन में क्या शामिल है कि नेपाल का कुछ क्षेत्र है, भूटान का कुछ क्षेत्र है, सिक्किम हमारा है, और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया इसमें शामिल है, क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश वाला इसमें क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसका एरिया जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन करके करते हैं हिमालयन हॉट स्पॉट, जो पहला क्षेत्र हमारा उसको देखते हैं, हिमालयन हॉट स्पॉट। The eastern Himalayan hot spot region is spread across the northeastern part of the India, south, central and eastern Nepal and Burma, Bhutan. This hot spot region is very rich in terms of biodiversity due to excessive rainfall. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर, मतलब ये जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इसी में क्या है, मध्य पूर्वी नेपाल का क्षेत्र है, ठीक है, या दक्षिण पूर्व मध्य नेपाल का क्षेत्र है, और भूटान भी इसी में शामिल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे सूर्य की किरणें भी बहुत अच्छी खासा मिलती हैं, उसी कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर एंड अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ऑफ एनिमल, ट्रीज एंड प्लांट्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा और तापमान बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे देसी प्रजातियां या स्थानीय प्रजातियों के बहुत ज्यादा क्या है, प्लांट की प्रजातियां हैं, जंतुओं की प्रजातियां हैं, और यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं। तो इसमें हमने देखा क्या क्या था हमारा था, तो हमारा सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, कुछ असम का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है, क्लियर है। तो ये क्षेत्र हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एटलस में जरूर देखिएगा। अगर आप देखेंगे ना गूगल पे की जो आपका हॉट स्पॉट देखेंगे ना, तो उसमें भी दिखा देता है, बट कहीं कहीं मैप में थोड़ा सा उसमें एक तो होता है कि मिसकैलकुलेट किया गया है या मिस इंटरप्रेट किया गया है। अब आता है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हॉट स्पॉट। तो जो हमने बताया था आपको कि ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला हॉट स्पॉट ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट में क्या है, दिस हॉट स्पॉट एरिया एक्सटेंडेड टू द हाई लैंड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में और श्रीलंका के क्षेत्र में ये हॉट स्पॉट का क्या है, एक्सटेंशन है या इसका विस्तार देखा जाता है, ठीक है।
चलिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया आर माउंटेनस एरिया। भारत का जो पश्चिमी घाट क्या है, वो अधिकांश पर्वतीय। तो पश्चिमी घाट क्या है, एक पर्वत है। पर्वत क्या है, ठीक है, वो चलिए कैसे बना है इसको तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रेन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डिसूडियस फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तापमान भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है वेस्टर्न घाट पे, कि वेस्टर्न घाट पे आर्द्र सदा पहाड़ वन है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं कि जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन इनकी यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती की अपेक्षा यहाँ पे सदाबहार वन ज्यादा पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं। On July 1st July 2012 it was declared as World Heritage Site। इसको क्या किया गया है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया हमारे वेस्टर्न घाट को। द वेस्टर्न घाट इज ए माउंटेन रेंज दैट separates the western coastal plain from the Indian peninsula। जो वेस्टर्न घाट है एक पर्वतीय भाग है जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत को, जो प्रायद्वीपीय तटीय मैदान है उससे अलग करता है। आप एटलस में देखेंगे तो वहां पे दिखेगा, it start from the southern bank of the तापी रिवर। जो गुजरात में प्रवाहित होने वाली तापी रिवर है उसके दक्षिणी ढाल, दक्षिणी तटीय क्षेत्र से ये शुरू होता है और कहाँ तक एक्सटेंड करता है, भारत के कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, वहां तक ये फैला हुआ है। इट इज इट इज स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ, ये किस किन राज्यों में भारत के फैला हुआ है, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इस पर्वत श्रेणी को, पश्चिमी घाट को, तो यहाँ पे स्थानीय लोग इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। क्लियर है, तो ये तो भारत का क्षेत्र है। और इसमें और कौन शामिल है, तो इसमें श्रीलंका भी शामिल है, ठीक है। इसमें कौन शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है हमारा वेस्टर्न घाट में। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड 2 बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, 13 नेशनल पार्क हैं, 13 नेशनल पार्क्स हैं, एंड मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बहुत से यहाँ पे क्या हैं, वन्य जीव जो है संरक्षण क्षेत्र हैं, या यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, या यहाँ पर जो है वन्य जीव सेंचुरीज हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे स्प्रेड जो इसी में है, ठीक है। और ये क्या है, जो हमारा है 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो नीलगिरी हमारा, ठीक है। बांदीपुर, इसको टाइगर रिजर्व भी मानते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क यहीं पर है, कर्नाटक में आर लोकेटेड। डिसिडियस एंड एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन दीज नेशनल पार्क। तो यहाँ पे क्या है, सदाबहार और पर्णपाती वन है, इस नेशनल पार्क की बात बता रहा है। बट वेस्टर्न घाट में भी यही है कि मोस्टली क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बस कुछ डिसिडियस फॉरेस्ट भी हैं, पर्णपाती वन भी हैं। तो ये हमारा दूसरा था बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तीसरा, अच्छा यहाँ पे किसके बारे में कुछ थोड़ा और दिया है, अबाउट 6000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर फाउंड हेयर। यहाँ पे क्या है, 6000 से अधिक स्थानीय प्रजातियां पादपों की, आउट ऑफ विच 3000 आर एंडेमिक। और इनमें से 6000 स्थानीय प्रजातियों में से, स्पीसीज में से प्लांट्स की 3000 यहाँ पे क्या है, स्थानीय है। 500 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 500 यहाँ पे क्या है, पुष्पीय पौधे हैं। 39 टाइप ऑफ मैमल्स, यहाँ पे 39 प्रकार के स्तनधारी हैं। 508 टाइप्स के क्या हैं, यहाँ पर पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। 179 टाइप्स ऑफ एम्फीबियन हैं, 179 प्रकार के यहाँ पे उभयचर हैं। यहाँ पे द हाईएस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी एमंग ऑल द ग्लोबल हॉटस्पॉट एरियाज इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। मतलब वैश्विक स्तर पे जो जैव विविधता, या कहा जाए कि प्रजातियों की जो, या सॉरी लोगों की जो यहाँ पर जनसंख्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारा वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट एरिया में। तो हाँ, पहले ही थोड़ा सो जाएगा, मैं 20-25 मिनट में, ठीक ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि इस एरिया में क्या है, सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पाई जाती है इस एरिया में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस एरिया में मानव जनसंख्या का सघन प्रवास पाया जाता है। क्लियर है, तो इस एरिया में विश्व के किसी भी हॉट स्पॉट क्षेत्र में, जैव विविधता हॉट स्पॉट में जनसंख्या जितनी पाई जाती है, उन सब में यहां पर जनसंख्या का बसाव या पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। तो इसका मतलब है मोस्ट पॉपुलेटेड
ये क्या है, हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा जनसंख्या का क्षेत्र वाला या क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है। कौन, वेस्टर्न घाट। एवरग्रीन एंड रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द श्रीलंका रीजन। श्रीलंका में क्या है, यहाँ पर भी सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ पर भी जो श्रीलंका है वहां पे वर्षा बहुत अच्छी खाती होती है, अच्छी खासी होती है। सम स्पीसीज लाइक फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरियां, लायन टेल मैकाक जिसको सिंह पुंछ बंदर कहा जाता है, यूपीएससी में पूछा हुआ, ये पाए जाते हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में पूछा गया है। एशियन एलिफेंट जो क्या है, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहर जो बकरियों की एक प्रजाति, ये पाई जाती हैं। एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर, तो यहाँ पे विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और इसमें जो एडिशनल स्पीसीज है ना, इनका डिस्कस तब करेंगे जब इनके थ्रू हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे इस पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। फिर थर्ड हमारा जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो क्या है, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। इंडो बर्मा हॉट स्पॉट जो हम लोग डिस्कस किया था, ये क्या है, दिस हॉट स्पॉट रीजन इज स्प्रेड फ्रॉम ईस्टर्न बांग्लादेश टू मलेशिया। ये भारत को भी शामिल करता है, ईस्टर्न बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश, और ये मलेशिया तक फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, खास करके आसाम है, और आसाम के नीचे जितने भी है ना, जैसे कि ये आपका हो गया, आपका क्या बोलते हैं इसको, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय है, वो इसी रीजन में फैला हुआ है, क्लियर है। अब देखते हैं फिर इसमें क्या है, म्यांमार शामिल है, ठीक है। म्यांमार का क्या है, यूनान रीजन, जो यूनान प्लेटू है म्यांमार का, वहां पे है, और साउथ चाइना का भाग भी है। फिर लाओस है, ठीक है। अच्छा देखो, यूनान प्लेटू जो है ना, ये चाइना में है, और जो म्यांमार में है वो सान प्लेटू है, दोनों एक ही प्लेटू हैं, बस इन पे बाउंड्री कर दी गई है। तो सान प्लेटू का जो चाइना में भाग है इसको यूनान प्लेटू बोला जाता है, क्लियर है। कंबोडिया इसमें इंक्लूड है, वियतनाम है, और थाईलैंड है इसमें, किसमें, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में। दिस हॉट स्पॉट रीजन इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हॉट स्पॉट है ये सघन वनों से क्या है, घिरा हुआ है, बट ड्यू टू इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस एंड encroachment by humans, these forest areas are shrinking, due to which the local species here are getting affected। मानव के हस्तक्षेप के कारण, मानव हर जगह पहुंच ही गया है, हस्तक्षेप कर ही रहा है, और यहाँ के वनों की कटाई के कारण, कृषि भूमि के विकास के कारण, पर्यटन के कारण यहाँ की जो जैव विविधता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। मेनी एप स्पीसीज सच एज मंकी, एप मतलब होता है जो कपी होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनको मंकी तो नहीं कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे उरांग उटान पाए जाते हैं, एप हैं, ठीक है। लंगूर हैं, जैसे भारत में लंगूर पाए जाते हैं, ठीक है। गिब्बन है, हुलाक गिब्बन भारत में एकमात्र ऐप है, हुलाक गिब्बन, जो आसाम में पाया जाता है, एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस रीजन। मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड आल्सो फाउंड हेयर, बहुत प्रकार की जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सब जगह जानते हैं कि जहाँ पे हॉट स्पॉट है वहां पर जीव जंतु तो पाए जाएंगे। तो थर्ड ये रीजन था हमारा, ठीक है। चलिए अब चौथा है हमारा सुंडालैंड हॉट स्पॉट, जिसमें हमारा निकोबार का क्षेत्र है, तो इसको देखते हैं। दिस हॉट स्पॉट रीजन एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो मलेशिया आइसलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब उसको हमने एटलस में आपको दिखा दिया है कि ये कहाँ पर है, सुंडालैंड कहाँ पे है, ठीक है। इसको हमने आपको दिखाया था, चलिए इसको एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, ये सुंडालैंड कहाँ था। तो देखिए ये जो सुंडालैंड है वो यही है, कि ये सुंडालैंड में हमारा निकोबार है, ठीक है। सुंडालैंड में क्या है हमारा, निकोबार का ट्रिनिटी है, और ननकौरी आइलैंड है, ये सब हमारे सुंडालैंड में ही आते हैं, क्लियर है। तो इस एटलस को जरूर देख लीजिएगा, आप एटलस में देखेंगे तो सब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे दिखाया गया, क्लियर है। चलिए तो ये है, अब देखिए इसमें क्या है कि द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द सुंडालैंड हॉट स्पॉट रीजन एज ए वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन 2013। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी सुंडालैंड को 2013 में डिक्लेयर किया गया है, और हमारा जो था 2012 में वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और जलीय जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। दिस हॉट स्पॉट रीजन इंक्लूड्स इंडोनेशिया, इसमें कौन कौन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया का साउदर्न पार्ट है, सिंगापुर है,
ब्रुनेई है, फिलीपींस है और इंडिया का निकोबार आइलैंड है। साफ ध्यान रखिएगा, इंडिया का निकोबार है किसमें, सुंडा लैंड हॉट स्पॉट। तो ये हमारे 4 ऐसे हॉट स्पॉट जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। अब 36 जो हॉट स्पॉट हैं उसको आप जरूर सर्च कीजिएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी, किस एरिया में है उनको देखना है। अब हम लोग देखते हैं ना कि जो हॉट स्पॉट भारत में है, जिन या जो हॉट स्पॉट भारत के हिस्से में है, इनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। तो इधर हॉट स्पॉट दिया गया, इधर एरिया दिया गया। तो पहला है इंडो बर्मा या इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर के पास हॉट स्पॉट है, इसका टोटल एरिया है 23,73,057 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। तो ये स्क्वायर किलोमीटर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका बहुत कम भारत में, इंडो बर्मा का। जो सुंडा लैंड है इसका टोटल एरिया है 15,01,063 वर्ग किलोमीटर। इसका भी बहुत कम एरिया भारत में एग्जिस्ट करता है, लेकिन टोटल इसका एरिया तो ज्यादा है ही। हिमालयन जो है, जो हॉट स्पॉट है, जो ईस्टर्न हिमालयन है, ये 7,41,706 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भारत का जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये असम का कुछ एरिया शामिल इसमें। ठीक है। फिर है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हॉट स्पॉट। इसका एरिया है 1,89,611 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये सब स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये पूछेगा तो आप इस तरह से एरिया भी ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा हॉट स्पॉट है, तो भैया इंडो बर्मा है, बट इसका बहुत कम भारत में है। और भारत में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भारत में है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आता है कि जो हमने डिस्कस किया था हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का मतलब है कि जो जो हमारा हॉट स्पॉट है उसमें भी ज्यादा जैव विविधता यहां पे पाई जा रही है। लेकिन ध्यान रखना है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट तभी डिक्लेयर किया जाता है जब यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया है या विनाश हो गया है या होने का खतरा है। उसी हॉट स्पॉट को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर है। द हॉटेस्ट हॉट the hot spot areas of the world where abundance of endemic species is found, those areas as called extreme hot spot। मतलब हॉटेस्ट हॉट स्पॉट को चरम हॉट स्पॉट के रूप में भी डिक्लेयर किया जाता है। इट इज वर्थ नोटिंग that in the hottest hot spot area of biodiversity along with abundance of biodiversity। अब देखो यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सब जगह है। लेकिन यहां पर क्राइटेरिया हॉटेस्ट हॉट स्पॉट को डिक्लेयर करने का क्या है, देयर इज आल्सो ए हाई रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहां पर जैव विविधता के नष्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। उसे क्या कहते हैं, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है। अब यहां पे देखिए मेडागास्कर है। मेडागास्कर को आप मैप में देखिएगा, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड है। फिर क्या है, कैरेबियन रीजन है। जो कैरेबियन रीजन कहाँ है, तो जो मध्य अमेरिका में है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में है, द्वीपों का समूह है कैरेबियन, वहां देखिएगा। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये हॉट स्पॉट है ही, आपने पढ़ा ही है। अटलांटिक फॉरेस्ट रीजन ऑफ ब्राजील, ब्राजील का जो अटलांटिक जो क्षेत्र का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है। फिर है कोस्टल फॉरेस्ट एंड ईस्टर्न आर्क रीजन ऑफ तंजानिया केनिया, जो अफ्रीका का जो कोस्टल एरिया है चाप के रूप में, आर्क के रूप में तंजानिया और केनिया का, वो इसमें शामिल हो गया। फिर क्या है, फिलीपींस है, फिलीपीन आइलैंड है वो है। फिर इंडो बर्मा जो हॉट स्पॉट है वो है, और सुंडालैंड हॉट स्पॉट है वो है। तो भारत का कितना हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में बायोडाइवर्सिटी है, तो देखो एक तो हम भारत का क्या है, हमारा जो वेस्टर्न घाट, ये जो हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है, एक तो ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर है। दूसरा हमारा इंडो बर्मा का जो रीजन है ये भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में है। तीसरा क्या है, सुंडालैंड है, ये भी हमारे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर है। बस हिमालयन जो हॉट स्पॉट है वो हॉट स्पॉट हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर नहीं है। अदरवाइज 3 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्या है भारत के हॉटेस्ट हॉट के रूप में, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर हैं। तो आप इसको मैप में जाके देखिएगा इन क्षेत्रों को, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट के रूप में डिक्लेयर किए गए हैं। क्लियर है। तो वहां पे आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं
कि किन वजहों से बायोडायवर्सिटी को ज्यादा क्षति होती है, या कौन से वो कारण है जिस वजह से जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो उनमें कुछ कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि पूरे भारत में भी और वैश्विक स्तर पे भी जैव विविधता के नष्ट होने के वो कौन से कारण हैं जिनसे जैव विविधता नष्ट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे है कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड इमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज एज नेचुरल प्रोसेस। मतलब देखो पृथ्वी क्या है ना, कि देखो अर्थ पे 3.8 बिलियन ईयर एगो से, मतलब 3.8 अरब साल से इस पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है। लेकिन ये जीवन की जो डोर है अर्थ पे कभी टूटी नहीं है, ठीक है। 5 बार मास एक्सटिंक्शन का दौर आया है, कि 5 बार ऐसे ऐसे कारणों से पृथ्वी पर जीवन का बहुत बड़ा जो जीव है वो विलुप्त हुए हैं। मोर देन 75% तक पूरी स्पीसीज का विलुप्त हो गए हैं। लेकिन कभी भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं रहा है। ये जो जब से अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ये लाइफ क्या है, कंटिन्यू रन कर रही है, कंटिन्यू रन कर रही है, ठीक है। लेकिन जो अर्थ है हमारी, ये बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग हम लोग का नेचर क्या है कि एक कपड़ा पुराना होता है, फटता है, तो फिर उसकी जगह दूसरा कपड़ा लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे ही नेचर करती है। नेचर क्या करती है, एक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करेगी, वो स्पीसीज अपना इकोसिस्टम में, फूड चेन में अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। फिर उस स्पीसीज, हमारी नेचर क्या करती है कि उस स्पीसीज को इकोसिस्टम से रिमूव करना शुरू कर देती है, उसका विलोपन करना शुरू कर देती है, एक्सटिंक्शन करना शुरू कर देती है, और उसकी जगह पे किसी न्यू स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, कि भाई वैकेशन ना हो, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट ना हो, खाली स्थान ना हो, ठीक है। तो वो क्या करती है कि प्रकृति ने इस क्रिया को बहुत क्रमशः करती जाती है सिक्वेंशियल प्रोसेस में, कि एक स्पीसीज को रिमूव करना इकोसिस्टम से शुरू करेगी, फिर उसके प्लेस को फुलफिल करने के लिए एक न्यू स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेगी। इससे हमारे पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है और इकोसिस्टम रन करता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर है। बट जब इसी एक्सटिंक्शन की प्रोसेस को हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं तो न्यू स्पीसीज आ नहीं पाती है। तो ये क्या होती है, पुरानी स्पीसीज का प्लेस भरने के लिए कोई नई स्पीसीज नहीं आ पा रही है। प्रॉब्लम यही है। चलो, तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एंड इमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो ये क्या है, एक प्रकृति का नियम है कि जो पुरानी प्रजातियां हैं उनको यहां से विलुप्त करेगी नेचर, और उनकी जगह पे नई प्रजाति को लेकर आएगी। क्लियर है। चलिए, the natural process of extinction of species and loss of biodiversity and emergence of new species is very slow। मतलब जो नई प्रजातियों का आना और पुरानी प्रजातियों का जो यहां से विलोपन है या जो एक्सटिंक्शन है, ये क्या है, एक बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे। क्योंकि नेचर ऑल ऑफ सडन नहीं हटाती है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन हटाएगी तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो नेचर इसको क्या करती है, सिक्वेंशियल प्रोसेस में, स्लो गोइंग प्रोसेस में धीरे धीरे इस प्रोसेस को पूरा करती है। क्लियर है। तो इसी को बात बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट द anthropogenic process of extinction of species and loss of biodiversity is so fast that new species do not get the desired time for emergence। लेकिन मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से जो प्रजातियों का विलोपन बहुत तेज हो गया है, ठीक है, जो प्रजातियों का विलोपन प्रकृति धीरे धीरे करती, मनुष्य की गतिविधियों के कारण वह प्रजातियों का विलोपन बहुत तेजी के साथ हो गया है, जिससे प्रजातियों को बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। जो नई प्रजातियां आती हैं उनको समय नहीं मिल पाता है अनुकूलन का। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। भाई, आप इकोसिस्टम से सारे जीव जंतु जो हम लोग भी क्या है, फूड चेन का हिस्सा है। दुनिया में सारे जीव जंतु जो है फूड चेन का हिस्सा है। किसी स्पीसीज को जल्दी से हटा लोगे तो पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आपने ईंटों से कुछ चीज बनाई है, एक ईंट खींच लीजिए तो पूरा वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है कि एक ईंट को खींचिए, लेकिन धीरे धीरे दूसरी ईंट को क्या कीजिए, उसके अंदर फिट कीजिए, तो स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। तो हमारा पूरा इकोसिस्टम इसी स्ट्रक्चर की भांति है कि एक स्पीसीज को ऑल ऑफ सडन हटा लोगे तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो नया जो स्पीसीज आएगी उसको एडाप्टेशन का पूरा पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसी तरह से जो पुरानी प्रजातियां हैं वो अगर नष्ट होंगी या वहां से चली जाएंगी और उनकी जगह पे कोई नई स्पीसीज जल्दी से नहीं आ पाएगी, तो यही क्या है, जैव विविधता का हानि है। द मेन रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फॉलोज।
मतलब कुछ यहाँ पर जैव विविधता की हानि के कारणों का उल्लेख किया गया है। तो इनको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता की हानि की क्या कारण है। क्लियर है? तो पहला है नेचुरल कॉजेज। जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि हमारी नेचर या प्रकृति भी क्या है कि इस अर्थ पे टाइम टू टाइम, समय समय पर नई प्रजातियों को इंट्रोड्यूस करती है और पुरानी प्रजातियों को यहां से रिमूव करती है। तो कौन से प्राकृतिक कारण हैं? देखो इस अर्थ पे ना, जो हमारी मदर नेचर जिसको कह लो या नेचर प्रकृति कह लो, ये बहुत सिस्टमैटिकली काम करती है और बहुत साइंटिफिकली काम करती है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। सोचो ये जो स्ट्रक्चर इस अर्थ पे है, ये बहुत साइंटिफिक है, हर चीज यहाँ पे साइंटिफिक रन कर रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो सिस्टम है वो एक तारतम्यता में है। तो नेचर भी क्या करता है ना कि नए स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करता है, पुरानी स्पीसीज को हटाता है। ठीक है, कई कारण है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो अगर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे मैग्मा निकलेगा, इससे गैसेज निकलेंगी, मैग्मा निकलेगा, गैस निकलेगा, डस्ट निकलेगा। तो ये जो मैग्मा जहां पे आउटफ्लो होगा, जहां पे फैलेगा, वहां के जीव जंतुओं को क्या करेगा? नष्ट करेगा। या कभी कभी क्या होता है, कोई आइलैंड है ओशन में, वहां वॉल्केनिक इरप्शन होगा होगा आइलैंड ध्वस्त हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो नेचर क्या करती है ना कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वहां की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, भले ही एक क्षेत्र विशेष की होगी, लेकिन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये नेचुरल कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट में तो मानव का हाथ नहीं है। ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। तो देखो आज के समय में हम लोग बोलते हैं ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक उष्मन हो रहा है, ये सब चीजें हैं, नेचुरली भी ये चीजें चलती हैं। एंशियंट पीरियड में या जियोलॉजिकल पीरियड में देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे क्या हुए हैं, आइस एज आए हैं, हिमयुग आए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे रिट्रीट होते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। हमने इस प्रोसेस को क्या कर दिया? बहुत तेज कर दिया, एक्सलेट कर दिया। जाहिर सी बात है कि गाड़ी चलाएंगे, अगर धीरे चलाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल में होगी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन गाड़ी तेज चलाएंगे बहुत स्पीड से, तो उस पर कंट्रोल हमारा क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो क्लाइमेट चेंज हमने क्या किया है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का जो रेट है या जो इसकी दर है, स्पीड है, उसको हमने क्या कर दिया? बहुत तेज कर दिया है। तो क्लाइमेट चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर है? तो जलवायु परिवर्तन भी एक जलवायु परिवर्तन का क्या है? जो जीव नए जलवायु के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। फिर है ड्रॉट एंड फेमाइन, मतलब सूखा और भूखमरी भी होती है कि बार बार सूखा पड़ेगा और बार बार भूखमरी होगी, तो इससे भी प्रजातियां क्या होंगी? विलुप्त होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, दिया जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता जो थी ये क्यों समाप्त हो गई? तो उसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है कि उस एरिया में बार बार क्या रहे थे? सूखा पड़ रहे थे, बार बार सूखा पड़ रहा था, नदी घाटी सूख रही थी और वहां पे इसके कारण भूखमरी फैल गई और ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वहीं बची रही या वहां से समाप्त हो गई। ठीक है। तो इसका ड्रॉट है, सूखा। बार बार किसी क्षेत्र में अगर सूखा पड़ेगा तो वहां की जैव विविधता के सामने क्या होगा? बहुत ज्यादा अभाव होगा, जल अभाव होगा और भोजन का भी अभाव होगा। तो इसकी वजह से भी उस क्षेत्र की जैव विविधता नष्ट हो सकती है। फिर क्या है? अर्थ एंड मेटेराइट्स कोलिशन। कोई अगर उल्का पिंड आके हिट कर देगा तो उससे भी क्या हो सकता है कि वनस्पतियों या जीव जंतुओं का विलोपन हो सकता है। अब देखो एक कहानी चलती है, थ्योरी है, साइंटिफिकली उसको माना भी जाता है कि जब हमारा जुरासिक युग में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ डायनासोर्स थे, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर डायनासोर जो सरीसृप होते हैं थे, तो उस समय क्या हुआ था कि जो हमारा यूएसए और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये यूएसए है और यहाँ पे देखोगे मैक्सिको है। मैक्सिको का एक यहाँ पर यूकाटन चैनल है, यूकाटन चैनल। तो यहाँ पे देता है ना कि इस समय क्या हुआ था, लगभग 10 किलोमीटर की पेरिफेरी वाला एक मेटोर आया, उल्का आया और यहाँ पर गिर गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इतना ज्यादा एनर्जी निकली, बताते हैं कि कई हजार परमाणु बमों जितना एनर्जी निकली थी। लेकिन भाई पृथ्वी गोल है, एक जगह जब उल्का आके टकराया तो इससे पूरे पृथ्वी के जीव जंतु 75% से अधिक क्यों खत्म हो गए? पूरे डायनासोर क्यों खत्म हो गए? तो उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे मेटर्स आके टकराया ना, उल्का आके टकराया, तो आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? बहुत ज्यादा तापमान से झुलस गया, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, झुलस गया। जो आसपास का ओशन वाटर था ये बॉइल्ड हो गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होना कि इस डस्ट जो मेट्रो आके टकराया, इससे क्या हुए
बहुत से डस्ट, बहुत से जो इंग्रेडिएंट्स हैं या गैसेज हैं, ये एटमॉस्फेयर में फैल गई, पूरे वायुमंडल में धीरे धीरे क्या हो गई, पृथ्वी के फैल गई। अब इन गैसों के फैलने या इन डस्ट पार्टिकल्स के फैलने की वजह से क्या हुआ, जो धूल थे, राख थे, ये सब फैल गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आना ही बंद हो गया और हमारी पृथ्वी पर कई साल तक अंधेरा छाया रहा। ठीक है, सनलाइट आ ही नहीं पाती थी, ये धूल कण थे, जो गैसें थी या जो राख थी, ये सूर्य की किरणों को आने नहीं देती थी। तो जो वनस्पतियां थी ना, ये वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाई, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाई तो ये वनस्पतियां क्या हो गई, सूख गई। तो जो शाकाहारी जीव थे वो वनस्पतियों सूख जाने से भोजन के अभाव में मर गए, और जो इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव थे वो क्या हो गए, वो भी भोजन के अभाव में, या कहा जाए कि भूखमरी में क्या हो गए, मर गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई उल्का पिंड आके हिट कर सकता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया के जैव विविधता को नष्ट कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है कि पर्टिकुलर एरिया के जैव विविधता को नष्ट करेगा ही, साथ में इसके कारण वायुमंडल में जो परिवर्तन आएगा, मौसम में जो परिवर्तन आएगा, तो वैश्विक स्तर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो नेचुरल रीजंस काजेज हैं जो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अब हम लोग आते हैं मैन मेड रीजन्स जो हैं या एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो होते हैं, जो मनुष्य के कारण जैव विविधता नष्ट होने के कारण क्या है। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। हम लोग क्या करते हैं कि वनों को काट देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं, वेटलैंड को इंक्रोच कर लेते हैं, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं, नदियों को भर देते हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं, जो आवास है जीव जंतुओं का, उस आवास को हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो इससे भी जैव विविधता क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। अब ये क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता के विलुप्त होने का कारण क्या है, यही मेन रीजन है। कौन, उनके आवास को नष्ट कर देना, उनके हैबिटेट को नष्ट कर देना। और हैबिटेट में कोई भी जीव है या प्लांट है वो क्या करता है, वो आवास और आहार, मतलब फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड होता है हैबिटेट। तो जब उनके फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड को हम नष्ट कर दे रहे हैं तो इससे जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, उनके आवास का विखंडन कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक जीव, अगर मान लो ये एक उदाहरण देता हूं कि एक जंगल है, अगर इस जंगल में एक जीव यहां पे है तो वो आवास और आहार के लिए क्या करता रहे, भटकता रहेगा इधर उधर। मान लो हाथी यहां पे है तो हाथी क्या होती है, यहां पे आहार ग्रहण करेगी, पानी ग्रहण करेगी, जल ग्रहण करेगी, फिर उसको जरूरत होगी तो यहां मूव करके जाएगी, यहां मूव करके जाएगी। अगर हमने इसको विखंडित कर दिया, मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसमें मानव आवास बना लिया यहाँ पे, तो हाथी माइग्रेशन नहीं करेगी, इसका आवास विखंडन हो गया। या जो टाइगर है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा या आहार नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो हमने क्या किया है कि जो आवास है इनका पूरी तरह से क्या किया है, हैबिटेट फ्रेगमेंट कर दिया है या विखंडित कर दिया है। तो एक भी बहुत बड़ा रीजन है। फिर है इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम जीव जंतुओं का अवैध शिकार कर रहे हैं। और किस लिए शिकार कर रहे हैं, कि उनसे हमको लाभ मिलता है। ठीक है, ठीक है। या जो टाइगर है उनकी स्किन बेचते हैं, उनके दांत बेचते हैं, राइनोसोरस हैं उनके सिंग बेचते हैं। ठीक है। फिर क्या है, इंट्री या फॉरेन स्पीसीज हैं, विदेशी प्रजातियों को लाके हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो देसी प्रजातियों को खत्म करते हैं। जैसे यूकेलिप्टस हो गए, या पार्थियन ग्रास हो गए जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, वो हो गया। ठीक है। या विलायती बबूल हो गई, या लैंटाना हो गया। ये सब क्या है, विदेशी प्रजातियां ला देते हैं तो देसी प्रजातियों को कंपटीशन में क्या करते हैं, हटा देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि जो है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या होता है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, काटो जलाओ खेती भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जंगल को साफ करके वहां पे खेती करते हैं, फिर वो कुछ दिन में भूमि अनुर्वर हो जाती है तो फिर दूसरे जंगलों को काट के खेती करते हैं। ये भी बहुत बड़ा है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बड़ा रीजन हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मन कारण भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मन में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को जलाकर, वनों को काट के। फिर किस तरह नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, नेचुरल डिजास्टर में हम क्या कर दे रहे हैं, इसको और ज्यादा प्रभावी बना दे रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप तो आ रहे हैं लेकिन इसकी इंटेंसिटी को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे भी क्या हो जाता है, प्रजातियों का विलोपन होता है। फिर क्या है, क्या है, साइंटिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम इतना ज्यादा वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कर दे रहे हैं कृषि कार्य में कि इससे वहां की स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो जा रही हैं। जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड बहुत ज्यादा छिड़क दे रहे हैं, रासायनिक उर्वरक बहुत ज्यादा डाल दे रहे हैं, या भौम जलस्तर का सिंचाई के लिए बहुत उपयोग कर ले रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा जब तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ना, तो इससे भी जैव विविधता नष्ट हो रही है। क्लियर है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन
औद्योगिकरण बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन निकल रहा है, या इसके कारण जैव विविधता को नष्ट हो रहे हैं, बहुत से इंसेक्ट्स मर रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं हम, शहरीकरण कर रहे हैं, तो शहरीकरण करने के लिए भी क्या कर रहे हैं हम, जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं, या यहाँ से भी प्रदूषण बहुत निकल रहे हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, ठोस अपशिष्ट निकल रहा है, या जो हमारे घरों से गंदा पानी निकल रहा है उससे भी जैव विविधता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। फिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है। और प्रदूषण से क्या हो रहा है कि जीव जंतु मर रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, या ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो ये क्या होता है, जीव जंतुओं पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्लियर है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या कर रहे हैं कि हम वनों को बहुत बड़े पैमाने पे काट रहे हैं, और जब वनों को बहुत बड़े पैमाने पे काटेंगे तो इन वनों पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या होंगे, नष्ट होंगे। तो ये सब जो कारण हैं, ये जैव विविधता के नष्ट होने के ऐसे कारण हैं जिनमें मनुष्य का योगदान है। तो इस चैप्टर को जानते हैं आप सब, इस पॉइंट को जानते हैं, इसीलिए थोड़ा हमने जल्दी इसको डिस्कस किया है कि इस सारे पॉइंट्स को आप जानते हैं कि जो जैव विविधता के नष्ट होने के जो कारण है। क्लियर है। तो आई होप इस सेक्शन को आपने समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।